बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ राना सलमान फ्रॉम स्टार्स अकेडमी, हेड ऑफिस जोहर टाउन। फंक का सेशन हमारा कंटिन्यू है और इस फंक के सेशन में हम आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर ई कैट 2019 का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करवाने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक में पेपर है, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आप लोगों के लिए अप टू डेट्स जो पास्ट पेपर्स हैं उसकी एक सीरीज़ बनाई जाए। इसमें आप लोगों को ये गाइड किया जाए कि आप लोगों ने विद इन लिमिटेड टाइम अपने पेपर को किस अंदाज में सॉल्व करना है। आप लोगों के इल्म में है कि 100 मिनट होंगे आपके पास, 90 मिनट होंगे आप लोगों के पास और 100 एमसीक्यूज करने होंगे। तो एक एमसीक्यूज को पढ़ना और उसके बाद उसका आंसर निकालना और उसके बाद बबल शीट को सॉल्व करके आपके पास ऑलमोस्ट एमसीक्यूज के लिए 45 सेकंड का टाइम होता है। सो हम आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ ये सिर्फ बताएंगे कि आप लोगों ने उसको बैक सॉल्व कैसे करना है, सब्स्टिट्यूट कैसे सवाल करना है और एलिमिनेशन का मेथड कैसे अडॉप्ट करना है कि आप अपने टाइम सेकंड्स के अंदर जो लिमिटेड टाइम है आपके पास उसके अंदर उसका आंसर निकाल सकें। तो पिछले साल का पेपर जो है वो हम आप लोगों के साथ ये शेयर करेंगे और इसके एक एक एमसीक्यूज के सिर्फ शॉर्टकट्स ट्रिक्स जो हैं और उसका बैक सॉल्व मेथड जो है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के साथ 1 बाय 1 एमसीक्यूज यहाँ पे आपके सामने विजिबल भी होंगे और ये मैं बोर्ड पे भी नोट कर रहा हूँ। साथ इसके शॉर्टकट सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इसको आप लोगों ने 45 सेकंड के अंदर इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यूज जो कि 2019 के पेपर में आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन जानते हैं कि रैशनल नंबर जो है रिक्यूरिंग डेसिमल होता है। सो इट्स मीन कि इसका पहला ही जो आंसर है वो करेक्ट है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जो पाई है ये रैशनल नहीं होता, ऑलर नंबर रैशनल नहीं होता और जो 2 है वो √2 वो भी रैशनल नहीं होता। सो इट्स मीन कि इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है। आप लोगों ने स्टेटमेंट भी पढ़नी है, स्टेटमेंट के बाद अपना आंसर भी सिलेक्ट करना है और आंसर के बाद आपने बबल शीट को भी फिल करना है। तो ये देखिएगा कि आप लोगों ने किस तरह से, किस अंदाज में मुख्तसर तरीन वक्त में इसको हल करना है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एमसीक्यूज जो है वो चैप्टर नंबर 2 से है, फर्स्ट ईयर के, और इसमें ये सेट्स का मुख्तसर सा दिया गया है। हमें इसकी ऑप्शंस के ऊपर गौर करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑल ऑफ अबव। इट्स मीन कि ये सारी स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकती हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें से कौन सी ट्रू नहीं है। अगर ट्रू नहीं है तो फिर हम किसी और चीज को देख सकेंगे। अदरवाइज स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जबकि हमने ये देखना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, सिर्फ इतना ही देख लेना काफी नहीं है। इस पॉइंट के ऊपर भी आप लोगों ने गौर करना है कि आया सवाल हमें करेक्ट ऑप्शंस का पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट का पूछा जा रहा है। कई बार यूं होता है कि ऑप्शंस दे के और ट्रू ऑप्शंस देके एक इनकरेक्ट ऑप्शन होती है, पिक द ऑड वन आउट होती है। तो नेचुरल नंबर सबसेट है रैशनल नंबर का और रैशनल जो है वो रियल नंबर का, इट्स ट्रू। नेचुरल इंटीजर का सबसेट है, रैशनल का सबसेट है, रियल का सबसेट है, ये भी ट्रू। तो इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये भी ट्रू है तो इट्स मीन कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो नेचुरल जो है सबसेट है इंटीजर का और इंटीजर जो है सबसेट है रियल नंबर का। इसी ऑप्शन बी के साथ मिलती जुलती बात है। तो ये सारी ही ऑप्शंस ट्रू हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी होगा। इसके बाद बेटा थर्ड एमसीक्यूज जो है वो वेन डायग्राम से आ गया। अब वेन डायग्राम नॉर्मली स्टूडेंट्स ने इतने अच्छे तरीके से नहीं की होती, तो वेन डायग्राम और फिर ये डायग्राम देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, अपने जो ग्रिप है, अपने जो कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर आप लोगों ने रहना है और देखिएगा कि बड़े आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। सिर्फ आपने इसको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है कि ये वाला तरीका, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, तो फिर कौन सा इसका राइट आंसर होगा, और जो राइट आंसर होगा उसके बाद वाले भी आप लेकिन चेक कर लेने हैं। पहले ऑप्शन के ऊपर गौर करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में ये सारा रीजन आ जाएगा, ये भी रीजन शामिल होना चाहिए था जो कि शेडिंग एरिया में नहीं है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ऑप्शन नहीं है, यहीं से खत्म हो गया। बी की तरफ आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। सी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये ऊपर वाला हिस्सा। इट्स मीन कि ये वाला जो शेडिंग एरिया है ये बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। सो इट्स मीन कि ये पोर्शन इस बात को जाहिर कर रहा है। इसका जब यूनियन लिया जाएगा सी के साथ, तो सी के साथ यूनियन लिया जाएगा, ये सारा रीजन भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए। सो इसका मतलब ये हुआ कि बी भी इसका आंसर नहीं होगा।
अब आ जाएंगे चार्ली और डेल्टा ऑप्शंस की तरफ। तो चार्ली ऑप्शन में इस हिस्से को हम अपने चेक करना है कि ये वाला कौन सा रीजन बन रहा है। ए का कॉम्प्लीमेंट में बी भी शामिल हो गया और सी भी शामिल हो गया। जब इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेते हैं तो ये वाला रीजन भी यहां पे आ जाना चाहिए था, जो कि नहीं है। सो अल्टीमेटली जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा बन जाएगा। तो बजाय इसके कि हम पूरे डेल्टा को सिंप्लीफाई करें, हमने ये देखा कि कौन से ऑप्शन नहीं है, तो हमारा जवाब आ गया। अब हम फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। और कम्प्लेक्स नंबर में ये z इज इक्वल टू ई पावर माइनस आयोटा थीटा टी दिया गया है, जो हमारी पार्ट 1 की किताब में तो नहीं है, लेकिन यकीनन आप लोगों ने हमारे जो लेक्चर्स लिए स्टार्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से, उसमें आप लोगों को ये मिला होगा। कम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है ये है z इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा आर साइन ऑफ थीटा, जिसको हम मुख्तसर अल्फाज में आर सिज थीटा भी कहते हैं। इसकी आलर फॉर्म जो है वो है ई पावर आयोटा थीटा कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। अब यहां पे हमने रिप्लेस क्या किया कि माइनस आयोटा थीटा टी, सो दैट मीन ई पावर माइनस आयोटा थीटा टी में ये रिप्लेस हो जाएगा कॉज ऑफ माइनस आयोटा थीटा टी प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस आयोटा थीटा टी। सो कॉज के अंदर नेगेटिव साइन आ गया जो कि खत्म हो जाएगा, कॉज ऑफ थीटा टी हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, आयोटा साइन ऑफ थीटा टी हो जाएगा। सवाल क्या था, हमने इसका मॉडुलस बताना है। मॉडुलस क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर जमा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, देयर स्क्वायर रूट। रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं 1 होता है। सो ये सॉल्व करते हुए हमारा आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। इसके बाद 5वें एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बेसिकली फंक्शन का सवाल है, लेकिन हमने फंक्शन की डेफिनेशन को नहीं, ये असल में पिक द ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया तो स्टार्ट पे कि कई क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है, और कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपने इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करनी होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, कौन सा मुख्तलिफ है ऑर्डर पेयर? बाकी जो सारे हैं ये देखें, अल्फा ऑप्शन और डेल्टा ऑप्शन, ये सेट की डेफिनेशन में सिर्फ इनकी रिप्लेसमेंट की गई है, तो ये तो दोनों सेम हो गए। सो इट्स मीन के अल्फा भी आंसर नहीं हो सकता, डेल्टा भी आंसर नहीं हो सकता। और इसी तरीके से अगर आप बीटा ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो वो भी यही ऑर्डर पेयर्स हैं, लेकिन इनकी अरेंजमेंट चेंज की गई है। सो इट्स मीन के ये जो राइट आंसर बनेगा वो चार्ली ऑप्शन होगा, और ये पिक दी ऑड वन में है। यहाँ पे मैंने इसको बात को हाईलाइट किया कि इस ऑर्डर पेयर में 3, 4 और इसमें जो चेंज है वो 4, 3 का है। इसके बाद हम ऐसे एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं जिसमें 2 या 3 सवालों के लिए एक स्टेटमेंट दी गई है। यूईटी के पेपर के अंदर आपको ऐसे सवाल नजर आएंगे, हर पेपर के अंदर नजर आएंगे जिसमें 2 या 3 सवालों के लिए एक स्टेटमेंट दी गई है। यहाँ पे ये जो सवाल नंबर 6 और 7 एमसीक्यूज हैं, इनके लिए एक जनरल स्टेटमेंट है जो कि फर्स्ट ईयर के बुक में चैप्टर 3 का एंडिंग जो पोर्शन है वहां से 3 आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ी है तो आप इसको कर सकेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये होमोजीनियस का वर्ड है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आप जानते हैं कि नॉन ट्रिवियल होता है। अब जब नॉन ट्रिवियल होता है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ग्रेटर होती हैं रैंक से, या रैंक लेस होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज से। इस वक्त नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 हैं। सो हमें देखना पड़ेगा कि इसका जब ट्रिवियल सॉल्यूशन हम लोग, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमने एग्जिस्ट करवाना है, तो ऑप्शन ए भी इसका जवाब नहीं हो सकता और डेल्टा भी इसका जवाब नहीं हो सकता। सो जवाब जो है वो बीटा या चार्ली में से कोई जवाब होगा। इसके लिए इसके ऊपर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, मुख्तसरन जुबानी करके देखते हैं और देखते हैं कि इसमें एक रो 0 होती है या 2 की 2 रो 0 हो जाती है। इसको हम रफ पे लेते हैं 1 0 0 0 1 0 एंड 1 1 एंड 0। पहली रो को तीसरी रो में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसके लिए 1 माइनस 1 करते हैं, 1 माइनस 0 करते हैं और 0 माइनस 0 करते हैं हम, R3 माइनस R1।
सो देखिएगा कि 1 0 0 0 1 0 और जो लास्ट रो है वो 0 1 एंड 0 हो गई। ये एक ऑपरेशन अप्लाई किया। अब इस एक ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि दूसरी और तीसरी रो के एलिमेंट सेम है। मीन दूसरी रो में से अगर तीसरी रो को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये नीचे वाली लाइन जो है वो सारी रो जीरो हो सकती है। इसका मतलब है कि एक रो जीरो हो जाएगी तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की तादाद जो है वो 2 बचेगी। तो इसका राइट आंसर जो है वो बीटा हो जाएगा। चार्ली इसका राइट आंसर नहीं होगा। जबकि इसी बात को ही आगे कंटिन्यू किया गया है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम हैज होमोजीनियस के आप जानते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो बगैर किसी और चीज को चेक करते हुए इसका जो जवाब है वो अल्फा होगा और इतने बाकी इसके जवाब नहीं हो सकते। जिसके बाद हम 8वें एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। 8वां एमसीक्यूज हमारे जनरल कॉन्सेप्ट का है। फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4 है और सेकंड ईयर का भी इसमें थोड़ा सा हम पोर्शन शामिल कर सकते हैं कि v की वैल्यू जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x एक्सिस को कब इंटरसेक्ट करेगी। जब x एक्सिस को इंटरसेक्ट करना है और ये हम देख सकते हैं कि ये हमारी जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है, दैट मीन ये पैराबोला है। और पैराबोला जो है कोई भी हम जनरली अपने जहन में पैराबोला बनाए तो x एक्सिस को 2 जगह पे कट करता है। सो इट्स मीन कि y की कीमत जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम 0 कंसीडर कर सकते हैं कि y जो है वो 0 के इक्वल है। इंटरसेक्ट x एक्सिस एट अ सिंगल पॉइंट। x एक्सिस के कौन से ऐसे पॉइंट के ऊपर करेगा? तो x एक्सिस के ऐसे पॉइंट के लिए हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं b² - 4ac होता है और वो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रखना होगा। सो इसमें b की जगह पे आ जाएगा 2b² - 4, a की जगह पे स्मॉल a आ जाएगा और c की जगह भी c आ जाएगा इक्वल टू 0। सो दैट मीन के 4b² - 4a² इक्वल टू 0। 4b² इज इक्वल टू 4a², ये भी इससे कैंसिल आउट हो गया और b की कीमत प्लस माइनस a है। तो इस सवाल में हमें सिंप्लीफाई करते हुए हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे बजाय कि हम इसकी एलिमिनेशन मेथड को यूज करें। सिंप्लीफाई करते हुए हमने आंसर जो है वो बीटा हासिल कर लिया। इसके बाद बेटा 9th एमसीक्यूज के अंदर ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को आपने इस अंदाज में पढ़ना है कि आपको दूसरी बार उसको ना पढ़ना पड़े। टाइम टेक यहाँ पे आपके जो टाइम लिमिटेशंस हैं वो टेस्ट होंगी। स्टेटमेंट के क्वेश्चन नॉर्मली काफी ज्यादा आसान आते हैं। इसके बाद हम 9th एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं और 9th एमसीक्यूज देखें कि काफी सारी स्टेटमेंट के ऊपर मुश्तमिल है। हमारा टाइम कंज्यूम करेगा जब हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। सो आप लोगों ने इस स्टेटमेंट को इस अंदाज में रीड करना है कि हमें दूसरी बार इसको ना पढ़ना पड़े। सवाल को अगर हम बर्ड आई व्यू करें, जनरली देखें तो हमें यहाँ पे सवाल के एंड पे कॉम्बिनेशन का वर्ड नजर आ रहा है। दैट मीन हमारा सवाल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। सवाल में कहा जा रहा है कि 4 मेल मेंबर्स हैं, 3 फीमेल मेंबर हैं। सब कमेटी बनानी है, 2 मेल होंगे 2 ही फीमेल होंगे। आसान सी कैलकुलेशन आएगी, लेकिन सवाल का जो टाइम है वो आप लोगों का कंज्यूम करवाएगा स्टेटमेंट के ऊपर। तो आपने इसको मुख्तसरन अल्फाज में इन बातों को स्टेटमेंट पढ़ते हुए अंडरलाइन कर देना है कि 4 मेल मेंबर्स हैं, 3 फीमेल मेंबर हैं, 2 मेल और 2 फीमेल मेंबर्स की कमेटी बनानी है। कमेटी का कॉम्बिनेशन होता है और वैसे भी हमें सवाल में कॉम्बिनेशन दे दिया गया है। सो हम इस कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 4 का कॉम्बिनेशन भी 2 से बनाते हैं और 3 का कॉम्बिनेशन भी 2 से बनाते हैं। अगर आप लोगों ने पास्कल ट्रायंगल याद कर रखी है तो कॉम्बिनेशन आप एक लम्हे में निकाल के इनको मल्टीप्लाई करके अपना राइट आंसर निकाल सकते हैं। नहीं तो हम इस कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, इंटू 3 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल और 3 - 2 करेंगे तो 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब 4 का फैक्टोरियल आप जानते हैं 4 3 2 1 होता है, बाय 2 फैक्टोरियल 2 × 1 2 × 1, ये वाला जो कैंसिल हो गया, इधर कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, मीन 6 हो गया। और यहाँ पे 3 2 1 2 × 1 और 1, ये इससे कैंसिल हो गया। इस हिस्से में से 3 × 2 6 हासिल होगा, मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 2 सवाल ऐसे थे जिसमें हमने
सॉल्व किया और राइट आंसर निकाला, बजाय कि हम एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। जी, तो इसके बाद हम 10th एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। 10th एमसीक्यूज में भी आप देख सकते हैं कि अगेन स्टेटमेंट का सवाल है, बड़ी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। सो रूल वही कि आपने स्टेटमेंट को इस अंदाज में पढ़ना है कि एक से ज्यादा बार आपको इसको ना पढ़ना पड़े। अब बैग कंटेन 4 रेड बॉल जो है वो 4 हो गए, 3 ग्रीन, 3 बॉल ग्रीन हो गए और 1 ब्लू, एक बॉल जो है वो ब्लू हो गया। अ स्टूडेंट इज पिक्ड 2 बॉल्स फ्रॉम आफ्टर एन अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने जो 7.8 फर्स्ट ईयर की किताब में प्रोबेबिलिटी के लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है कि हमें सैंपल स्पेस को पूरा करना पड़ता है, लेकिन यहां पे क्या कहा जा रहा है कि एक बॉल निकालने के बाद रिप्लेस नहीं करना। एक बॉल निकल गया तो निकल गया। कौन सा बॉल निकला? गिवन दैट फर्स्ट बॉल पिक्ड इज ब्लू, ब्लू बॉल निकाल दिया। जब ब्लू बॉल निकाल दिया तो ब्लू बॉल वहां से खत्म हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज ब्लू? दिस इज जस्ट सिंपल कि वहां पे सैंपल स्पेस में तो ब्लू बॉल है ही नहीं, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है आप जानते हैं कि क्या होती है, अल्फा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल था। इसके बाद हमारा जो 2 सवाल हैं यूईटी के पेपर में वो लोगरिथम के आते हैं, लाजमी आते हैं। लोगरिथम हर पेपर का हिस्सा रहा है, इसके लिए आप लोगों ने लेक्चर्स भी देखा लोगरिथम के ऊपर। तो हम लॉग की बात करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप लोगों ने लॉग नहीं भी पढ़ा या इसको रीड आउट नहीं किया हुआ तो तब भी शॉर्टकट देखिएगा। 10th क्लास में भी आप लोगों ने इसको देख रखा है। ये देखिएगा जरा बेटा कि आपने इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है, लॉग जिसकी बेस x है, मतलब लॉग की वैल्यू नहीं हमें सिंप्लीफाई करनी, लॉग के रूल्स के ऊपर चलना है। x की पावर अंडर रूट, मतलब x की पावर 1/2 होगी, x की पावर x क्यूब पावर अंडर रूट, यानी कि x की पावर 3/2 होगी। बेसिस सेम करेंगे तो पावर एड अप हो जाएंगे। इधर x की पावर बटे में डिनोमिनेटर में x की पावर -3 है, ऊपर न्यूमिनेटर में आके इसकी पावर 3 हो जाएगी, तो प्लस हो जाएगा ये भी। सो कहने का मतलब ये है कि x की पावर 1/2 प्लस 3/2 प्लस ये माइनस है, न्यूमिनेटर में आके ये 3 हो जाना है। इस सारे को आप सम अप कर लेते हैं तो देख लेते हैं कि x की क्या रेज टू पावर होगी। सो इट्स मीन कि x की पावर जो है, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आप देखिए कि 10/2 यानी कि इसकी पावर 5 हो जाएगी। लॉग का थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम में हम लोगों ने पढ़ा कि, बल्कि यहां मैं इसको कर देता हूं। थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम हम जानते हैं कि लॉग जिसकी बेस कुछ भी हो, रेज टू पावर जो है वो इसका कोफिशिएंट बन जाता है। तो यहां पे इस वक्त कुछ ये सिचुएशन है कि लॉग है जिसकी रेज टू पावर 5 है, ये n हो जाता है। सो इट्स मीन कि यहां पे इस वक्त अगर सवाल में देखें तो ये बन रहा है हमारे पास log x रेज टू पावर 5 बेटा यहां पे आ जाएगा, log x और बेस x और साथ यहां पे x आ जाएगा। ले जी, log जिसकी बेस और वैल्यू सेम हो इसका जवाब हमेशा 1 होता है, मतलब log ऑफ 10 into 10 1 होता है। तो इट्स मीन कि इसका आंसर 1 हो गया, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका 4। तो ये भी सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन था जिसमें राइट आंसर 4 होगा। 12th एमसीक्यूज भी लॉग का है। रिवर्स सब्स्टिट्यूशन मेथड, बैक सॉल्व करके हम इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज को प्लेस करके सॉल्व करेंगे। हम दोनों जगह पे लेफ्ट राइट साइड पे x की वैल्यू को प्लेस करते हैं और देखते हैं कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होती है और वही हमारा आंसर होगा। 0 को करते हैं लेफ्ट राइट साइड पे, आप जानते हैं कि log 0 पे अप्लाई हो तो अनडिफाइंड हो जाता है और ये भी सॉल्व नहीं होगा, तो अल्फा इसका तो आंसर नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। 1 के लिए देखते हैं, log बेस 3 है और 1 पे अप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि इसका आंसर 0 होता है। इसको भी जरा मैं यहां पे आपके सामने सॉल्व कर देता हूं। log 3 of 1 log 2 into 1 minus 1, जैसा कि बताया कि ये 0 होगा, log 2 of 2 minus 1 तो ये भी 1 होगा, तो ये भी 0 आ जाएगा। मीन कि बीटा इसका राइट आंसर है। चार्ली और डेल्टा को भी आप
ट्राई करके देख सकते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। सो राइट आंसर जो है इसका बीटा होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज 13 एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं और ये टिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गई है। यहाँ से टिग्नोमेट्री के अंदर आप लोगों ने देखना है कि इसका आंसर आप लोगों ने बताना। फंक्शन हमें दिया गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इन रेडियन, रेडियन में ये हमें बताना जबकि फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो हम फंक्शन जो कि हमें गिवन है इसको हम 0 के बराबर रफ पे कर लेते हैं। साइन ऑफ 2x प्लस थीटा की वैल्यू को हम इक्वेट कर देते हैं 0 के। इधर साइन है, दूसरी तरफ आके ये साइन इनवर्स हो जाएगा। सो दैट मीन साइन इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा 2x प्लस थीटा। 2x प्लस थीटा, साइन की कीमत 0 बेटा कहां पे होती है? तो ये पूरे x एक्सिस के ऊपर 0 होता है। 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे एंड सो ऑन। सो दैट मीन ये किसके बराबर होगा? k पाई पे। और यहां से हम सिंप्लीफाई करते हुए k पाई माइनस थीटा करते हैं, 2 को भी इधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये देख सकते हैं कि डेल्टा हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। इसमें हम बैक सॉल्व या एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं कर सकते, कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद 14th एमसीक्यूज और 15th एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। 14th एमसीक्यूज में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटिन्यूस। इंपॉर्टेंट चीज है नॉट कंटिन्यूस का होना, यानी कि वही पिक द ऑड वन आउट वाली जो मैंने पहले बात बताई। कॉज ऐसा फंक्शन है या साइन ऐसा फंक्शन है जिसके ग्राफ कंटिन्यूस होते हैं। कॉस का ग्राफ जो है वो हेलिकल ग्राफ होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जबकि साइन का ग्राफ जो है वो साइनोसाइडल वेव की तरह होता है। इनके सम और इनके डिफरेंसेस जो हैं वो भी कंटिन्यूस ही होते हैं। सो मतलब अल्फा भी इसका आंसर नहीं हो सकता, चार्ली और डेल्टा भी आंसर नहीं हो सकता, तो पीछे बचता है सीकेंड। इस एलिमिनेशन मेथड के तहत हम कह सकते हैं कि सीकेंड इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि सीकेंड जो है ये आप अगर इसके ग्राफ्स देखें तो ये इसके अंदर एसिम्पटोट्स आते हैं, इनफाइनाइट लाइंस आती हैं, फर्स्ट ईयर की किताब में 11वें चैप्टर में है। जबकि यहां पे देखिएगा x की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पे कंफ्यूज करने के लिए उसने 22.5 लिखा हुआ है। हम अपने जहन में इसको सपोज कर लेते हैं कि ये थीटा है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको साइड पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है और ये साइन का डबल एंगल फार्मूला होता है। सो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा और ये साइन का डबल एंगल फार्मूला हो जाएगा। अब इसी साइन के डबल एंगल फार्मूला में थीटा की जगह पे वापस 22.5 को प्लेस करते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ 22.5 डिग्री जो है वो 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1/√2 होती है। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और राइट आंसर आप देख सकते हैं कि इसका चार्ली होगा। इसके बाद 16 एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। 16 एमसीक्यूज जो है फर्स्ट ईयर के सम ऑफ सीरीज वाला छठा चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। 0.5 रेज टू पावर n, x की कौन सी वैल्यू होगी? मे बी इन्फिनिटी हो जाए, 0 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। तो देखते हैं इसको पॉसिबिलिटी के लिए सॉल्व करते हुए, लेकिन हमारे जहन में एक आंसर बन गया कि माइट बी आंसर इसका अल्फा होगा। इसके लिए हम इसको ब्रेक करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको यूं लिख लेते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1/2 पावर n। सो माइनस इन्फिनिटी से 0 1/2 पावर n और 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी 1/2 पावर n। अब माइनस इन्फिनिटी से 0 में आप कोई भी वैल्यूज को प्लेस आउट करते हैं तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी ही आएगा। ये शॉर्टकटली मैं बता रहा हूं। जबकि यहां पे कोई भी वैल्यू आप प्लेस करते हैं 1/2 पावर 1, 1/2 पावर 2, 1/2 पावर 3, तो ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है तो हमने इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला a1/1 माइनस r को यूज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि एक पोर्शन जो है इसका इन्फिनिटी हो गया, मैं मुख्तसरन इसका जवाब बता देता हूं कि इसको सम ऑफ सीरीज फार्मूला यूज करते हुए इन 2 आंसर आएगा। इन्फिनिटी प्लस 2 जो है तो राइट आंसर इन्फिनिटी ही होगा।
हाँ, यही सवाल अगर माइनस इन्फिनिटी से जीरो की बजाय जीरो से इन्फिनिटी की तरफ आता तो इसका राइट आंसर 2 हो सकता था। इसके बाद सेकंड ईयर का पोर्शन स्टार्ट होता है। सेकंड ईयर के पोर्शन में 17वें एमसीक्यूज में आप देख सकते हैं 3.8 एक्सरसाइज को लिया गया है और 3.8 एक्सरसाइज से जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्व की गई हैं। इसकी ऑप्शंस को पढ़ते हैं, सवाल में ही हमें इसका जवाब मिल जाएगा। डेल्टा ऑप्शन में देखें बोथ ए एंड सी, मतलब ये है कि बीटा तो इसका कभी भी जवाब नहीं हो सकता। ए, सी या डेल्टा ये जवाब हो सकते हैं। क्योंकि यहां पे वेरिएबल इन्वॉल्व है तो हाउ इज इट पॉसिबल के जवाब जो है इसका अल्फा हो सके, तो अल्फा भी जवाब नहीं है। जब अल्फा जवाब नहीं है तो डेल्टा भी नहीं हो सकता। पीछे क्या बचेगा? चार्ली। तो ये हमारा एक एलिमिनेशन मेथड है, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से अपना करेक्ट आंसर निकाल के देख लिया है। डी वाई बराबर होगा 1/y, डी वाई बराबर होगा माइनस डी एक्स के। इसके ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई कर लेंगे, लॉग में तब्दील कर लेंगे। अब जब लॉग आ गया तो हमें कंफर्म हो गया कि e टू रेज़ टू पावर इसका जवाब होना है। तो ये हम इसको जस्ट उसी तरीके से सिंप्लीफाई करते हुए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। चार्ली इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद 18वें एमसीक्यूज में देखते हैं, इसमें हमें मॉड मिल गया 3.6 एक्सरसाइज, सेकेंड ईयर की बुक की 3.6 एक्सरसाइज, और बताना है कि इनमें कौन सी दी गई स्टेटमेंट करेक्ट है। मॉड जो है विदाउट मॉड के बराबर नहीं होता, क्योंकि इसने तो प्लस माइनस में ब्रेक होना है और फिर हमें देखना पड़ेगा कि किस जगह पे इसको ब्रेक किया जाएगा। सो अल्फा और बीटा तो इसके आंसर किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। करेक्ट आंसर या तो चार्ली होगा या डेल्टा होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि चार्ली या डेल्टा में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। एलिमिनेशन मेथड हमारी जारी है, शॉर्टकट्स हमारे जारी हैं। इसमें देखते हैं जी कि कहां पे इसको ब्रेक किया जाना है। ऑफ कोर्स जीरो पे इसको ब्रेक किया जाना है। -1 से हम लोगों को ये मालूम है फॉर्मूला, ए से बी एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू dx जो है, ये कोई भी फंक्शन जो है वो a से c f ऑफ x और c से b f ऑफ x होता है। इसी के मुताबिक हम इसको ब्रेक करते हैं। -1 से 0 t dt और 0 से 1 t dt। ये अपने जहन में हमने मुख्तसरन करना और करके देखना है कि आया डेल्टा इस चीज को फॉलो कर रहा है। तो ऑफ कोर्स डेल्टा इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा। जब डेल्टा इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो पीछे हमारा आंसर चार्ली ही बचता है। इस एलिमिनेशन में चार्ली ही बचता है। लेकिन हम चार्ली को एग्जैक्टली बना के भी अगर देखना चाहें तो ये देखिए कि इसको हम रिवर्स कर दें, इसको रिवर्स कर देंगे थर्ड वाला लॉ यूज करते हुए, तो ये नेगेटिव साइन इसके बाहर आ जाएगा। नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, लिमिट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, 0 से 1 हो जाएगा t dt, जबकि पहले वाला हिस्सा एज इट इज बरकरार रहा। तो ये हमारा सिंप्लीफाई करके भी जवाब चार्ली ही बन रहा है, जबकि एलिमिनेशन से हमने पहले से अंदाजा लगा लिया था कि इसका जवाब चार्ली होगा। जी नेक्स्ट 3 जो क्वेश्चंस हैं इसके बाद, ये एक ही स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। सर्कल के बारे में और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में, इनके बारे में सवाल किया जाएगा 19, 20 और 21 में। ये देख सकते हैं आप, सवाल की स्टेटमेंट को पढ़िएगा। सर्कल ऑफ रेडियस 1 यानी कि यूनिट सर्कल है। ये जो सर्कल हमें दिया गया, इसका ओरिजिन जो है वो सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं आगे करके है। सेंटर दिया गया, फर्ज किया z0, इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन ऑफ 2 कोऑर्डिनेट। इस सवाल को जरा अच्छे तरीके से आप लोगों ने रीड आउट कर लेना, क्योंकि 3 सवालों के जवाब देने हैं। शोन इन द फिगर, और ये स्केल के मुताबिक ड्रॉ नहीं की गई, जनरली ये ड्रॉ की गई है। आपने ये सारी डायग्राम को गौर से देख लेना है और फिर इस डायग्राम के मुताबिक अगले 3 सवालों के जवाब देने हैं। कहता है कि z की वैल्यू जो है -3 है, w की वैल्यू जो है -3 है और z की वैल्यू जो है वो 4 है। तो z की वैल्यू 4 है, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इट्स मीन इट्स 4 0 एक्चुअली। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया इसको 4 0 के साथ, यानी कि ये 0 से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस इसका 4 बन रहा है। अच्छा जी, बताइए कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
ये सर्कल्स हमें दिए गए हैं, सर्कल का सेंटर हम जानते हैं -g और -f होता है, यानी कि इन इक्वेशंस को आपने कंपेयर कर लेना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के साथ, प्लस 2gx प्लस 2fy। तो y यहां पे y कंपोनेंट तो 0 है, सो सिंपली बात ये कि हमारे पास ना तो जवाब चार्ली हो सकता है, ना ही जवाब डेल्टा हो सकता है। ये देखिए मैंने इस बात को हाईलाइट किया हुआ है कि इसमें y कंपोनेंट है, सो इसका मतलब है कि ये इसके जवाबात नहीं हो सकते। अब हमने ये चेक करना है कि अल्फा और बीटा में से कौन सा आंसर होगा। इन दोनों की सर्कल की इक्वेशन आप देख सकते हैं सेम है। अब डिसाइड करेगी कि लाइन की इक्वेशन क्या है। लाइन की इक्वेशन के लिए हम इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं कि स्लोप होती है -a/b। तो यहां पे -a/b, इसकी स्लोप क्या हमारे पास बेटा निकल रही है +1 और इसकी स्लोप निकल रही है नेगेटिव। अब हम देखते हैं कि लाइन जो है वो किस तरफ को जा रही है। तो लाइन जो है जब फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ इंक्लाइंड हो रही है तो इसकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगी। ये हम लोगों ने चौथे चैप्टर में पढ़ा हुआ है सेकंड ईयर के। तो इसकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव वाली देखनी है, तो पॉजिटिव वाली स्लोप जो है वो अल्फा होगा और बीटा इसका आंसर नहीं होगा। इसी बात को 19वें के बाद 20वां और 21वां सवाल भी इसी स्टेटमेंट के ऊपर है। ये देख सकते हैं कि जो 19वें सवाल का आंसर था वो इस एज अ क्वेश्चन यूज हो रहा है। तो अगर आपने पेपर को अच्छे से पढ़ा हो तो 19वां सवाल ये 20वें सवाल के स्टेटमेंट से निकल आता है। एक तो हमने सॉल्व किया है, करके देखा है। अगर हम उन कंटिन्यूस क्वेश्चन में ये बात देख सकते हैं कि ये वही आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जो हमने वहां पे करेक्ट आंसर किया था वो यहाँ पे है। कहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताएं जहां पे ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसका तरीकाकार क्या होगा, दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, हम ये दोनों पॉइंट बारी बारी लाइन में पुट कर देते हैं। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो हमारा आंसर आ जाएगा, बजाय इसके कि हम इसको पूरा सॉल्व करें। हम इसको बैक सॉल्व कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ज्यादा आसानी से और शॉर्टर टाइम में हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। लाइन में पुट करते हैं, पहले पॉइंट को पुट करते हैं 2 0 2 x की जगह पे 2 आ गया, -2 + 2 और यहां पे 0 सेटिस्फाई हो गया। साथ ही हम 3 को पुट करते हैं तो -3 है, +1 और 2। तो ये तो हमारा पहला ही पॉइंट पुट करके सेटिस्फाई हो गया। मजीद पुट करके देखते हैं, 3 0 को पुट किया तो x की जगह पे -3, y की जगह पे 0 सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ये दोनों भी इसी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो रहे, अल्फा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 21वें सवाल में कहता है, 21वें एमसीक्यूज में कहता है कि एंगल आपने बताना है, ये वाला एंगल थीटा आपने बताना है कि यहाँ पे क्या बन रहा होगा। हम इसको थोड़ा सा डायग्राम को बना के यहाँ पे देख लेते हैं। यूनिट सर्कल था, ये हमें पहले से मालूम था, और यहां पे हमारे पास लाइन की स्लोप भी है। लाइन ये हमारे पास है, इसकी स्लोप भी निकाल रखी थी हमने पिछले में करते हुए। तो इसकी स्लोप हमारे पास थी 1 के इक्वल। हम जानते हैं कि स्लोप जो है वो tan ऑफ अल्फा के बराबर होता है, तो अल्फा की कीमत tan इनवर्स ऑफ 145 डिग्री। ये वाला जो जाविया है, ये वाली जो वैल्यू है, ये 45 डिग्री है। ये वाला एंगल 45 डिग्री पे है जो कि C से D की तरफ जा रहा है। ये 45 डिग्री है, ये हमने एंगल मालूम करना है। अब चूंकि यूनिट सर्कल है, इसके सामने वाला जो साइड है वो भी 1 है, तो ये भी 1 है। ट्रिग्नोमेट्री का रूल यूज करते हैं, तो ये भी बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री। दोनों जाविये अगर 45 डिग्री के हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री होता है। ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो ये अल्फा की कीमत थीटा की कीमत क्या आ जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा 90 डिग्री। इसके बाद बेटा 22 एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर से, बहुत आसान, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट ये क्रैमिंग क्वेश्चन है, 3.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 5 है और बहुत सादा सा सवाल है। फर्स्ट कॉलम को अगर आप सेकंड कॉलम में ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा हो जाएगा। उसको हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा को, तो सेकंड और थर्ड कॉलम जो है वो दोनों सेम हो जाएंगे। जब सेकंड और थर्ड कॉलम सेम हो जाएंगे तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी हमें बताती है कि दो आइडेंटिकल अगर रोज या कॉलम हो तो वो जवाब 0 होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो अल्फा ही हो जाएगा। इसमें हमें कोई ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत भी नहीं है।
ये सवाल ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो जहां से हमारा टाइम बच रहा है हम टाइम को बचाते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्लोप हमें इस कर्व की दी गई है किसके इक्वल, 15 के। यहां पे आप इसको बता देते हैं कि m की कीमत 15 है। वैसे भी स्लोप क्या होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसको हमने 15 के बराबर कर देना और x की कीमत निकालनी है। m की कीमत हमारे पास है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास होगा dy बाई डी एक्स, जो कि स्लोप के ही बाद में बराबर है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये चूंकि स्लोप के बराबर है और स्लोप की कीमत हमारे पास 15 है, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 15 के ही हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24, 3 को कॉमन निकालते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x के जवाब निकलने हैं। अब यहां पे या तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टराइज कर लें, ये भी एक तरीका है, लेकिन टाइम बचाने के लिए हम रूल्स को यूज करते हैं, अल्फा और डेल्टा। ये अब देखिए प्लस माइनस वैल्यू है, और चूंकि यहां पे x है, x का कोई कोफिशिएंट है, तो प्लस माइनस में वैल्यू नहीं आएंगी, सो अल्फा और डेल्टा तो किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं। बाकी आप बीटा और चार्ली के आंसर को बैक सब्स्टिट्यूट कर लें, अगर तो बीटा को इसमें पुट करते हैं, बीटा की एक वैल्यू को पुट करते हैं, ये सेटिस्फाई हो गया तो बीटा जवाब, अगर बीटा की पहली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी तो चार्ली आंसर होगा। तो देख लेते हैं, हमने 3 को पुट किया, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 8, 9 माइनस 6 माइनस 8 इक्वल टू 0 नहीं है, इट्स मीन के बीटा भी जवाब नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, चार्ली। तो इस तरह से बगैर हमने फैक्टराइज किए इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट 2 MCQs के लिए स्टेटमेंट सेम है। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी अर्ली डिस्कस कर रहा हूं कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे जिसमें 2 या 3 सवाल हल करने होंगे, तो ये सवाल जो है वो 2 MCQs के लिए है। अब पीस वाइज फंक्शन हमें दिया गया x ऑफ t अलॉन्ग y एक्सिस होगा, जबकि t जो है वो लॉन्ग x एक्सिस है, शोन इन फिगर बिलो। आंसर द 2 क्वेश्चंस, हमने इसके 2 सवालात के जवाब देने हैं। 24वां और 25वां सवाल जो है वो इसी एक स्टेटमेंट के ऊपर है। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आसान से सवाल है, थोड़ा सा आप लोगों को जरा तवज्जो चाहिए। आपने वैल्यू बतानी है 0 से लेकर 4 तक, ये है 0 और यहां से लेकर ये 4 तक, ये हमें डायग्राम में दिया गया है। इसमें एरिया फाइंड करने के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। इंटीग्रेशन में हम जानते हैं कि जब अबव दी एक्स एक्सिस होगा तो पॉजिटिव होगा और बिलो दी एक्स एक्सिस होगा तो नेगेटिव होगा, यानी कि टोटल आंसर में से ये नीचे वाला आंसर आपने माइनस करना होगा। अच्छा जी, अब इसको देख लेते हैं। ये हमें ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है 0 से 1 तक, ये डिस्टेंस 1 होगा और ये y कंपोनेंट भी इसका 1 है, सो इसका एरिया निकालना है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस भी 1 और अल्टीट्यूड भी 1, तो ये क्या निकल आएगा 1/2। सो मीन ये इतने ट्राइंगल 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये जो बिलो एक्स एक्सिस है वो भी 1/2 है, जबकि दरमियान में हमारे पास ये जो रेक्टेंगल नजर आ रही है ये भी देख सकते हैं डिस्टेंस 1 है और ये अलोंग y एक्सिस भी इसका डिस्टेंस 1 है। तो रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू अल्टीट्यूड यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो 1 इंटू 1 इसका एरिया क्या निकलेगा 1। अब 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, प्लस 1 2 हो गया, इतने हिस्से का एरिया 2 के इक्वल है, जिसमें से इसको माइनस कर देंगे। सो 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 ये अबव दी एक्स एक्सिस है, जबकि ये जो 1/2 है ये बिलो दी एक्स एक्सिस, तो माइनस 1/2 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो इन दोनों को सम करेंगे तो आंसर इसका 1.5 होगा। तो ये इस तरीके से इसका आंसर लिया जाना है। अगर एरिया निकालना होता तो इसको हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते, लेकिन यहां पे इंटीग्रेशन का आंसर करना है। 25 क्वेश्चन में y ऑफ t इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव नहीं निकालना, करेक्ट ऑप्शन आपने बतानी है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। जस्ट सिंपल हम यहां पे देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 1.5 पे, 1.5 ये वाली जगह है,
जहां पे 1 और 2 के दरमियान ये बन रहा है। ये है 1 और 2 के दरमियान 1.5 वाली प्लेस। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि जो y कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या निकल रही है, वो इक्वल टू 1 है। तो y की कीमत 1.5 पे 1 है ऑप्शन ए में, जबकि 3 के ऊपर इसका जवाब क्या बन रहा है 0। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए ही होगा। इसी बात को हम यहाँ पे ऑप्शन बी में देखते हैं कि y ऑफ 3 पे वैल्यू -1 तो नहीं है, ये देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर चल रहा है, तो ये भी तो जो है वो नहीं हो सकता। इसी तरीके से चार्ली भी नहीं हो सकता और डेल्टा भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी इसकी, अल्फा बनेगी। नेक्स्ट जो है हमारा 26 एमसीक्यूज और 27 एमसीक्यूज। ये आप देख सकते हैं सेकंड चैप्टर का है, सेकंड ईयर का एंडिंग पोर्शन से है। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें दिया गया, फिजिबल रीजन आ गया। ये इसका मतलब ये नहीं कि 5वें चैप्टर में चला जाएगा, और ये सिर्फ सवाल को कंफ्यूज करने के लिए है। मिनिमम वैल्यू फंक्शन की, फंक्शन कौन सा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, मतलब कि ये पैराबोलिक इसका ग्राफ होगा। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर -2x + 1 और -2, तो एक्स स्क्वायर -2x -1, ये बन गया हमारा फंक्शन। मिनिमम वैल्यू, अब ये देखें कि इसका एक कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये पैराबोला जो है वो अपवर्ड होगा, तो मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू, सवाल भी में हमें मिनिमम वैल्यू का कहा गया है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 2x -2, इसको 0 के बराबर रख लेते हैं, तो 2x = 2x की वैल्यू जो है वो 1 होगी। ऑप्शंस पे देखते हैं कि x की वैल्यू 1 कहां पे है, तो x की वैल्यू हमें डेल्टा में 1 नजर आ रही है, डेल्टा हमारा आंसर होगा, बाकी हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी देखें कि -2x की कीमत 1 के ऊपर है, -2x की कीमत 1 के ऊपर। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट बड़ी कंफ्यूजिंग सी है, इसके जो आंसर्स हैं बड़े कंफ्यूजिंग से हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, पिक द ऑड वन आउट, करेक्ट ऑप्शन आपने बतानी है। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बतानी है। फंक्शन पे जरा गौर कर लेते हैं, फंक्शन में वेरिएबल पोर्शन दोनों का सेम है, चेंज कहां पे आ रहा है, इसके जो कांस्टेंट्स हैं। तो कांस्टेंट जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेंगे तो कांस्टेंट का तो वैसे ही कोई अमल दखल नहीं रहेगा। मतलब क्या होगा कि इसमें जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज स्टेशनरी पॉइंट डेरिवेटिव लेके उनसे स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं। अब दोनों का जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, वो सेम होना है। जब फर्स्ट डेरिवेटिव सेम होना है तो इस सारी स्टेटमेंट में आप देखें कि कहां पे कहता है कि स्टेशनरी पॉइंट जो है वो सेम है, तो ये चार्ली इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें फंक्शन चाहे डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है कि इसमें कांस्टेंट मुख्तलिफ है, और इसका स्टेशनरी पॉइंट जब सेम है तो हमारा राइट आंसर जो है वो चार्ली होगा। आई होप सो कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। इनके हमने फर्स्ट डेरिवेटिव देखने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव में कांस्टेंट तो खत्म हो जाना है, बाकी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू सेम आनी है, और सेम आनी है तो स्टेशनरी पॉइंट इसका सेम होगा। अच्छा जी, इसके बाद 28वां एमसीक्यूज है, और 28वें एमसीक्यूज में हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। सवाल में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का जिक्र आ रहा है, दैट मीन कि हम इसके सेकंड डेरिवेटिव को निकाल के देखते हैं। कहां पे कह रहा है x की कीमत 1, तो इसका स्टेशनरी पॉइंट तो हमें हर एक वैल्यू में गिवन है। तो फंक्शन को हम देखते हैं, फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 1/3 3x² -2 × 2x + 3 × 1 x² -4x + 3, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, x की कीमतें निकाल लेते हैं, वो ऑलरेडी हमें गिवन है, जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव को देखते हैं जी। सेकंड डेरिवेटिव होगा 2x -4। स्टेशनरी वैल्यू क्या है, x की कीमत 1 और x की कीमत 4। इसके अंदर आपने पुट करके देखना है x की कीमत 1 और x की कीमत 4 को, कि कौन सा आंसर आ रहा है। जब हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव एट 1 होगा, 2 × 1 -4, आंसर आ जाएगा -2, जो कि नेगेटिव है। सो फंक्शन जो है वो 1 के ऊपर मैक्सिमा है। फंक्शन 1 पे मैक्सिमम कहां पे है, ऑप्शन बी में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मजीद चेक करने के लिए कि कहीं डेल्टा ना हो जाए, हम इसकी जगह पे 3 भी पुट करके देख लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो 2 × 3 -4
6 माइनस 4 इक्वल टू 2 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे मिनिमा हो जाएगा। सो इससे हमारे आंसर की तस्दीक हो गई कि हमारा राइट आंसर जो है वो बीटा है। जबकि लास्ट टू MCQs के लिए ये हमें डायग्राम दी गई है और पैरेललोग्राम दी गई है। हम इनकी स्लोप निकाल लेते हैं, इसकी स्लोप को m1 का नाम दे देते हैं, इसकी स्लोप को m2 का नाम दे देते हैं। स्लोप निकालने के बाद tan ऑफ थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे और अपना एंगल चेक कर लेंगे कौन सा है। सो m1 के लिए y2 3 माइनस 0 ओवर 1 माइनस 0, तो आंसर जो है 3 आ जाएगा। m2 के लिए y की कीमत 1 माइनस 0 2 माइनस 0, तो ये 1/2 आ जाएगा। सो दोनों की वैल्यूज हमने निकाल ली। इसके बाद हम टेन का फॉर्मूला लगाते हैं। टेन ऑफ थीटा है हमारे पास m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। चाहे तो हम इसकी मॉडुलस वैल्यू ले लें, ताकि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है तो हम इसको पॉजिटिव कर सकें। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे m2 की वैल्यू हमने निकाली है बेटा 1/2 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1/2 इंटू 3। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके ये 1 आ जाएगा। टेन ऑफ थीटा की वैल्यू जो है वो 1 कहां पे होती है? 45 पे, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है 45 हो जाएगा। इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज में पैरेललोग्राम है, ये मैंने साइड पे पैरेललोग्राम लिख दी। एक कंपोनेंट जो है 1 3 है, सी के निकालने हैं, ये 0 0 है, और इसी तरीके से बी के 2 एंड 1 है। तो हमसे कहा जा रहा है सी के निकालें। पूरा एक लॉन्ग प्रोसीजर है इसको हल करने का, लेकिन हम यहाँ पे वो लॉन्ग प्रोसीजर को छोड़ के हम इसके शॉर्टकट पे आते हैं। और आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये जरूर पढ़ा होगा कि डायगोनल, इसकी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसके डायगोनल्स को आप देख लेते हैं, डायगोनल को देख लेते हैं, और ये वाला जो डायगोनल है इधर वाला, इसको हम माइनस कर रहे होते हैं। सो एक्स की वैल्यू कैसे निकल रही होगी बेटा? 1 प्लस 2, ए और बी के एक्स कंपोनेंट को हम सम करते हैं, और जो ओ वाला है इसको माइनस कर देते हैं, तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू 3 आ गई। अब देख सकते हैं कि इनमें 3 कौन सा है? अल्फा के अंदर 3 आ रहा है। फर्दर चेक करने के लिए y की कीमत भी निकाल लेते हैं, तो y कंपोनेंट जो है वो 3 प्लस 1 माइनस 0, तो 3 प्लस 1 4 होगा। तो इससे हमारी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन गया कि अल्फा इसका राइट आंसर है। सो यूं आज हमने इस डिस्कशन के अंदर कोशिश किया आप लोगों को शॉर्टकट मेथड से या कुछ ऐसे ट्रिक्स के साथ ECAT 2019 का मैथमेटिक्स पेपर सॉल्व करने की। इंशाल्लाह इस बात को, इस सिलसिले को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।